नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काबुल से चला एक योद्धा और भारत में बना बादशाह, यही है मुगल साम्राज्य की शुरुआत। आज की कहानी में होंगे बादशाह, युद्ध, महल और तख्त की राजनीति, यानी पूरा रॉयल ड्रामा। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था सूफी सेंस, सूफीज्म, सूफीवाद को पढ़ा था। तो दोस्तों, आइए उसे 3-4 क्वेश्चन हमें डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि द सूफी सेंट्स हु मेंटेन दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ द कमिंग क्लोज टू द गॉड वाज। तो ये किसका मतलब स्टेटमेंट है कि जो म्यूजिक है, डिवोशनल म्यूजिक के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर के करीब जा सकते हैं। तो भारत में जो आया था सूफी सेंट्स, जो फर्स्ट, वो चिश्ती संप्रदाय था, जिसके फाउंडर भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती, और जहाँ पे दरगाह जो है अजमेर शरीफ, राजस्थान के क्षेत्र में अजमेर में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यहाँ, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है ये। और इनका मानना भी था कि सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, जीवन जो है सादगी जीवन हो और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर के करीब जा सकते हैं। और सूफी लोग क्या करते थे कि एक समा बांधते थे, म्यूजिक, कव्वाली गा करके ईश्वर की प्रति स्तुति करते थे, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम। तो वो जो है उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती थी। तो हम म्यूजिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं कि ये भी एक रास्ता है कि म्यूजिक के माध्यम से हम गॉड के क्लोज जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन है कि असर्शन में पूछा गया है कि द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी इंडिया इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में चिश्ती ऑर्डर का जो फाउंडर है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, असर्शन। रीजन उसका बताया गया कि चिश्ती ऑर्डर जो है वो टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज चिश्ती इन अजमेर। तो अजमेर में एक गांव है, बोल रहा है कि विलेज है चिश्ती, उसी के नाम पर ये पड़ा है और वहीं से शुरू होता है चिश्ती ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चिश्ती ऑर्डर का शुरुआत जो अफगानिस्तान का क्षेत्र से, एक गांव का नाम है चिश्ती, चिश्त, वो हेरात के रीजन में है अफगानिस्तान में। तो वहां से शुरुआत है। वहां पे जो फाउंडर था वो अबू इसाक सामी था। लेकिन भारत में जो चिश्ती ऑर्डर का देन है, फाउंडर है, वो मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो वो अजमेर नहीं है, वो हेरात का रीजन में एक जगह है पाकिस्तान में। तो वहां से आया अबू इसाक सामी। लेकिन भारत में जिसका देन है वो मोइनुद्दीन चिश्ती का है। तो इसका मतलब रीजन क्या है, रॉन्ग है। ए एंड आर ट्रू, तो ये दोनों तो सही नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग। फिर ए एंड आर ट्रू, मतलब असर्शन और रीजन जो है दोनों सही है, तो ये भी गलत। ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि रीजन जो है वो गलत बताया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में है कि सूफी मिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है, मेडिएवल इंडिया का। इसमें जो प्रैक्टिस होता है, पहला स्टेटमेंट मेडिटेशन करना है और अपने कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सांस लेने को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। मतलब एक मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो ये बात सूफी में क्या है, मेडिटेशन से ही शुरू होता है। हालांकि इस्लाम धर्म में जो है म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को प्रतिबंध किया, लेकिन सूफी जो है वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है म्यूजिक से। फिर इसके बाद तो ये स्टेटमेंट मेडिटेशन तो है सही, ऑप्शन वन क्या है, सही है। फिर सेवियर एक्सेप्टिंग एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेस, मतलब हमें क्या करना, कठोर तपस्या करना है एक एकांत वाले जगह पे। तो एकांत वाले जगह पे हम क्या करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। तो ऑप्शन टू भी क्या है, सही है। फिर एक हम हॉली सॉन्ग्स बजाएंगे, डिवोशनल म्यूजिक बजाएंगे, उसे हम रिसाइट करेंगे एक्सटेसी इन दियर ऑडियंस, ऑडियंस के बीच में नहीं, एकांत में जाकर के अपने फॉलोअर्स के बीच में, ना कि ऑडियंस के बीच में। तब तो फिर ये थिएटर हो जाएगा, ऑडियंस के बीच में गए मूवी देख रहे हैं। हमें एकांत में या फिर अपने फॉलोअर्स के साथ में एकांत में जाकर के हमें हमें हॉली सॉन्ग्स और मेडिटेशन करना है, और वो भी कैसा, कठोर तपस्या होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड क्या है, रॉन्ग है। तो वन एंड टू आर सही, तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। इसमें ऑप्शन थर्ड क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि बोल रहा है कि सॉन्ग जो है हमें हमें अवस्था में ले जाएगा, परमानंद की अवस्था में ले जाएगा, कब, जब हम ऑडियंस के बीच में जाएंगे तब। तो नहीं, हमें क्या करना है, फॉलोअर्स के बीच में एकांत में रह करके। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूफीज़म से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि शेख अहमद सरहिंदी जो है वो समकालीन है इब्राहिम लोदी का। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये
शेख अहमद सरहिंदी एक हिस्टोरियन है और ये अकबर और जहांगीर के समकालीन है। फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, चिराग ए दिल्ली जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। एक हम सीक्वेंस बताए थे, एक पीर और मुरीद का हम एक सीक्वेंस बताए थे। पीर मीन्स गुरु और मुरीद मीन्स शिष्य, जिसमें पहला जो था सूफी सेंट्स में ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। फिर उसके बाद इसके जो शिष्य हुए मोइनुद्दीन चिश्ती, और फिर मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद बख्तियार काकी बताए थे, बख्तियार काकी। फिर बाबा फरीद, अब बाबा फरीद के बाद निज़ामुद्दीन औलिया, और निज़ामुद्दीन औलिया के बाद जो थे चिराग दिल्ली, और एक जो थे वो अमीर खुसरो। तो चिराग दिल्ली और अमीर खुसरो जो है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया के चिराग दिल्ली जो है वो शिष्य है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है औरंगजेब वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चिश्ती ऑफ शेख सलीम। शेख सलीम के ये कंटेम्प्रेरी है, नहीं, शेख सलीम चिश्ती जो है वो अकबर इसे ज़्यादा प्रभावित है, सूफी सेंट्स को ज़्यादा मानता था, तो अपने बेटे का नाम जो है इसने रखा था सलीम। और औरंगजेब इसके समकालीन नहीं है, क्योंकि सलीम के बाद जो आएगा वो औरंगजेब आएगा, तो ये इसके कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जहाँ जहाँ फर्स्ट और थर्ड दिख रहा वो कट हो जाएगा, और सेकेंड सही है। फिर इसका द कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में जो कादरी जो चिश्ती है, कादरी जो सूफीज है, कादरी सिलसिला, इसे शेख नियामतुल्ला और मोहम्मद जिलानी है। तो ये स्टेटमेंट सही। जब कादरी हम बताएं तो वो भारत में लाने का श्रेय जो है नमतुल्ला का जाता है। और जो फेमस गुरु हुए, पीर हुए, वो दारा सिको और मियाँ मीर इसे प्रभावित था। जो शाहजहां का बेटा हुआ दारा सिको, तो वो कादरी से ही प्रभावित था। तो ये स्टेटमेंट क्या, 4 सही है, 2 एंड 4 सही है, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में दिल्ली सल्तनत को पूरे डिटेल से पढ़ा। इसके बाद जो यहाँ पे आएगा वो मुगल डायनेस्टी आएगा, 1526 से लेकर के 1857 एडी के बीच का। और इस मुगल डायनेस्टी को हम 2 भागों में बांट करके समझेंगे। पहला एक अर्ली मुगल्स, और फिर इसके बाद लेटर मुगल्स या पोस्ट मुगल पीरियड। ये 1526 से लेकर के 1707, जिसमें टोटल 6 शासक होगा। और फिर इसके बाद लगभग 9 शासक जो है वो बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर के बहादुर शाह सेकेंड के बीच में टोटल 9 है लेटर मुगल्स पीरियड में। तो 1707 से लेकर के 1857 एडी के बीच में। ये जो अर्ली मुगल्स है, ये मुगल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रांग भी है, प्रोमिनेंट शासक भी है। लेकिन जो लेटर मुगल्स है ये कमज़ोर है, वीकर्स है। तो हम बाबर से लेकर के औरंगजेब के बीच में अर्ली मुगल्स को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर इसका लेटर मुगल्स को 1707 से 1857 के बीच में। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो वहाँ के शासक को, वहाँ के राजा को हम सुल्तान कहें, क्योंकि स्वयं को वो सुल्तान घोषित करते थे। और जो यहाँ पे मुगल डायनेस्टी में है, यहाँ पे स्वयं को बादशाह घोषित करेंगे। सुल्तान, एक था सुल्तान और एक था खलीफा, कैलिफ या खलीफा। खलीफा ट्रेडिशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस खलीफा की जो शुरुआत हुआ वो धार्मिक रिलीजियस हेड होता था, ये रिलीजियस हेड होता था खलीफा। लेकिन जो प्रशासन का जो हेड होता था खलीफा के अंतर्गत ही सुल्तान होता था। और कई ऐसे सुल्तान हुआ जिसने खुद को सुल्तान न घोषित करके एक किसी ने खलीफा घोषित कर लिया स्वयं को, मुबारक शाह खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खलीफा के पद को दरकिनार कर दिया और खुद शासन करने लगा अपने को सुल्तान कह करके। तो ऐसा 2 यूनिक फीचर्स देखने को मिला है। लेकिन जो बादशाह है ये किसी भी प्रकार का खलीफा के पद को स्वीकार नहीं करता, ये अस्वीकार कर देगा खलीफा को पद को। और बादशाह यहाँ पे रिलीजियस हेड भी हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चलाएगा, दोनों। तो दोनों जो चलाएगा बादशाह कहलाएगा। सुल्तान के पद से बड़ा जो पद है वो बादशाह हुआ। तो मुगल खुद को बादशाह कहा जाता है। और जब दिल्ली सल्तनत, जब हम लोग लोधी डायनेस्टी पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे इब्राहिम लोधी जब था, तो इब्राहिम लोधी के समय में बाबर एंट्री मारा था। बाबर
जो है एंट्री मार चुका कहाँ पे, भारत में, पानीपत का फर्स्ट युद्ध में। आज हम पूरे डिटेल से पूरे बाबर को पढ़ेंगे। बाबर जो है 1526 से 1530 के बीच में भारत में शासन करता है। यहाँ इसका जन्म जो है 14 फरवरी है। डेट बहुत भयंकर है, 14 फरवरी। और ये इसका जो जन्म होता है वो फरगना का क्षेत्र में, जो आज उज्बेकिस्तान का जो रीजन है, तो फरगना का क्षेत्र में इसका जन्म होता है। और इसके फादर का नाम है उमर शेख मिर्जा और मदर का नाम है कुतलुग निगार खान। तो इसके जो फादर है वो तैमूर लंका वंशज है। किस प्रकार हम देखे थे कि तैमूर यहाँ पर अटैक करता है और खिज्र खान के समय में, और खिज्र खान जो है वो खुद को सुल्तान ना घोषित करके बोलता है कि मैं कोई सुल्तान नहीं हूँ, मैं किसका प्रतिनिधि हूँ, तो तैमूर लंका, शाहरुख खान का। तैमूर लंका ही बेटा जो हुआ शाहरुख खान हुआ। तो तैमूर के वंशज, ये पांचवा वंशज है उमर शेख मिर्जा। इसके पिता जो है तैमूर लंका के वंशज है, वो भी कौन सा, पांचवा। लेकिन जो मदर है वो मंगोल जो है चंगेज खान, उससे रिलेशन है कुतलुग निगार खान का। तो 14वां वंशज है कौन, कुतलुग निगार खान। तो ये दो जो बड़े महान योद्धा हुआ, तो एक तैमूरलंग और एक चंगेज खान, इन दोनों से रिलेटिव का फादर और मदर है। और बाबर और हुमायूं और अकबर, इन तीनों तो कहता भी था कि मेरे खून में जो है दो महान योद्धाओं का रक्त दौड़ता है। वो बार बार ये लोग कहता था कि मेरे खून में दो महान योद्धाओं का रक्त दौड़ता है, एक चंगेज खान का और दूसरा तैमूर लंग का। और इसकी दादी का जो नाम है एहसान दौलत बेग। बाबर पे इसकी दादी का बहुत ज़्यादा एहसान रहता है। और जब इसके फादर का जो मृत्यु 11 साल की उम्र में इसके फादर का मृत्यु हो जाता है, और दादी के ही कहने पर इसे गद्दी पर बैठाया जाता है। अफगानिस्तान का जो इसका जो क्षेत्र है, चगताई वंश, इन लोगों का जो वंश, जो वहाँ डायनेस्टी जो स्थापित किया था फरगना के क्षेत्र में, वो चगताई डायनेस्टी था। और जो फरगना था, मान लेते कि ये फरगना वाले इलाका अफगानिस्तान के क्षेत्र में, और इसके बगल में जो था उज्बेक था, और इधर उस्मानी था, उस्मानी वंश, और इधर उज्बेक डायनेस्टी था, और बीच में फरगना था। अब फरगना बहुत छोटा ही था, और उज्बेक जब चाहता था तब यहाँ पे अटैक करता था, और इस वंश को, चगताई वंश को, ना तो खत्म करता था और ना ही उसे फिर छोड़ देता था। उसी तरीके से यहाँ पे उस्मानी जो है, तो यहाँ पे अटैक करता था और पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं करता था, और फिर उसे छोड़ देता था स्वतंत्र, फिर से वो शासन कर। तो फरगना के क्षेत्र में, ये अफगानिस्तान के रीजन में है। और जब इसकी फादर का डेथ होता है, तो दादी के ही कहने पे इसने क्या 11 साल की उम्र में गद्दी पे बैठता है फरगना का। इसके जो पिता हुए वो बचपन से ही बाबर को बताते थे कि इस पहाड़ के पीछे, इस अफगानिस्तान के पार करके एक ऐसा देश है जहाँ खूबसूरती और प्रकृति का गोद है, प्रकृति के गोद में ये समृद्ध है, और ये पूरी तरीके से साम्राज्य जो है डेवलप है। तो इसके दिमाग में बैठा हुआ भी था कि हमें भारत की ओर क्या करना, मूव करना है। तो ये रहा, मान लेते हैं फरगना उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है। और इसके आगे जो अफगानिस्तान का जो रीजन हुआ, समरकंद, काबुल, और इधर फिर हमारा इंडिया रहा। तो बाबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ये 11 साल की उम्र पे ही गद्दी में बैठा, तो इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा, क्योंकि फरगना एक बहुत ही छोटा जगह था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले 1504 में समरकंद पे कैप्चर कर लिया। इस क्षेत्र से आया और समरकंद पे कैप्चर कर लिया, और यहाँ पे खुद को जो है शाहरुख खान का नेतृत्व बताया, जो तैमूर लंग का जो बेटा हुआ, और उसी के नाम पे चांदी का सिक्का चलवाया, समरकंद में बंटवाया। और इसके पिता जो थे, ये हमेशा काबुल के बारे में भी क्या हमेशा बेहतर बताते कि काबुल, तो इसलिए इसे बाबर को बचपन से ही काबुल से ज़्यादा प्रेम था। और इसके बाद जो है काबुल, समरकंद के बाद इसने काबुल को 1504 में, और यहाँ पर चांदी का सिक्का चला, और काबुल इसके लिए सबसे प्रेम करता था काबुल से। इसके बाद नेक्स्ट 1507 में जो है इसने क्या किया, कंधार को कैप्चर किया। पहले समरकंद, फिर काबुल, फिर कंधार 1507 में। और यहाँ पर इसने टाइटल एज्यूम किया बादशाह का पहली बार। तो पहली बार बादशाह का जो टाइटल एज्यूम किया बाबर, और पूरे स्टार्टिंग है बाबर, इसलिए इसने पहले बादशाह का टाइटल एज्यूम किया था कंधार के 1507 के रीजन में। फिर इसने जैसे मान लेते ये समरकंद कैप्चर किया, तो जब ये समरकंद कैप्चर करता था, इसका पिछला जो फरगना होता था,
फरगना का जो क्षेत्र होता था वो उस पर कब्जा उज्बेक लोग कर लेता था या उस्मानी लोग कर लेता था, उस्मानी वंश के लोग। तो जैसे वो आगे बढ़ता था, कैप्चर करता था, तो पिछला उसका छूट जाता था। जब ये काबुल पे अटैक किया तो उसे फिर समरकंद छूट गया, और जब कंधार पे अटैक किया तो उसका फिर काबुल छूट गया। और इसने इसके बाद 1519 से लेकर के 1524 के बीच में बाबर जो है भेड़ा पे भी इसने क्या किया, अटैक किया। जब भेड़ा पे अटैक किया तो पता चला इसका पिछला हिस्सा जो कैप्चर किया था, काबुल कंधा, वो छूट गया। उस पर अटैक दूसरा लोग कर लिया। इसके पास कुछ बचता नहीं था। जब आगे अटैक करता था, उसे जीत हासिल मिलता था, तब पता चला पिछला पे कोई दूसरा कब्जा कर लिया है। तो भेड़ा कहीं केला पे, ये बहुत ही किला बहुत अमेद किला था, यहाँ बहुत हाइट पे, ऊंचाई पे था, और यहाँ पे इसने तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था भेड़ा के किला पे, भारत में। अब 1519 से 24 के बीच में भेड़ा सियालकोट और लाहौर पे क्या किया, कैप्चर कर लिया। लेकिन जैसे ही फिर आगे कैप्चर किया, फिर पिछला छूटता चला गया। भारत में अभी जो है दिल्ली सल्तनत का लोधी डायनेस्टी का क्या है, शासन है दिल्ली सल्तनत का, लोधी डायनेस्टी का। और यहाँ पे कौन है, इब्राहिम लोधी। और जब ये भेड़ा, सियालकोट, लाहौर, इन सब जगहों पे जब ये अटैक कर रहा है, तो इसका पिछले हिस्सा फरगना वगैरह छूटता चला गया, काबुल छूटता हुआ चला गया। तो यहीं पर इसे एक इनविटेशन मिलता है, और इसे सही मौका भी लगता है कि इस इनविटेशन को इसने स्वीकार किया। एक डील साइन होता है जहाँ पे, यहाँ लोधी डायनेस्टी जो इब्राहिम लोधी है, इसके अगेंस्ट में एक डील साइन हुआ। दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, राणा संगा और मेदिनी राय एक ग्रुप बनाया, ताकि इब्राहिम लोधी को इस दिल्ली सल्तनत, लोधी डायनेस्टी को समाप्त करके, और यहाँ पे जो शासन है यहाँ पे हम लोगों का आ जाए, और इस शासन को यहाँ पे क्या करे, समाप्त कर दे। तो बाबर के साथ बातचीत होता है, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, राणा सांगा और मेदिनी राय। जहाँ इस मैप में दिखाया गया है कि पंजाब वाले का गवर्नर जो था दौलत खान लोधी, फिर इसके बाद जो मेवाड़ का जो शासक हुआ राणा सांगा, और फिर इसके बाद उसके बगल में जो मालवा का जो राजपूत रूलर है वो मेदिनी राय, और जो सेंट्रल में जो बैठा हुआ है दिल्ली में वो इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट शासक है। तो आलम खान लोधी जो है वो इब्राहिम लोधी का अंकल है। इन लोगों का जो ग्रुप, एलाइड ग्रुप बना, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, राणा संगा, मेदिनी राय, बाबर को इनवाइट किया, और इन दोनों के बीच में, बाबर और इन अलाइड ग्रुप के बीच में डील साइन हुआ कि यहाँ पर भारत में आकर के अटैक जो करना है करो, और यहाँ से भारत से लूट करके वापस तुम चले जाओ। तो वो बोला ठीक है, इसका इनविटेशन स्वीकार किया, क्योंकि इसके पास कुछ बचा नहीं बाबर के पास। जब वो काबुल जीत रहा तो समरकंद चला जा रहा, जब भेड़ा पहुंच रहा तो काबुल उसके हाथ से छूट जा रहा। तो इसको इनविटेशन ये सही लगा और ये स्वीकार किया। और इसके बाद यहाँ पे इब्राहिम खान लोधी, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में युद्ध होता है पानीपत, हरियाणा के क्षेत्र में, और इस युद्ध में बाबर को जीत मिलता है। क्यों? क्योंकि दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और मेदिनी राय को सपोर्ट, राणा संगा को सपोर्ट मेदिनी राय कर रहे थे। इन लोग सभी ने अपना अपना फोर्सेस दे दिया बाबर को, और फिर इब्राहिम लोधी की एक बड़ी सेना को बाबर ने क्या किया, ध्वस्त कर दिया। पानीपत का पहला युद्ध में बाबर को जीत मिला, और पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान हुआ जो बैटल फील्ड में मारा गया, वो इब्राहिम लोधी ही था। और इस जीत के खुशी में इसने क्या किया कि सिल्वर कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किया काबुल के क्षेत्र में। काबुल इसका सबसे प्रेमी जगह था, क्योंकि इसे पिताजी से बार बार इसे काबुल के बारे में बताया गया। तो इसने क्या किया कि काबुल के क्षेत्र में चांदी का सिक्का चलवाया, और खूब एक टाइटल एज्यूम किया कलंदर मीन्स दानी होता है। तो इसने एक टाइटल एज्यूम किया दानी का, कलंदर का। क्यों? क्योंकि इसने सभी को क्या किया, चांदी का सिक्का बंटवाया। और बाबर को जीत का जो सबसे बड़ा जो श्रेय है, इसका 2 मिलिट्री टैक्टिक्स था जीतने का। एक नया तरीका था वारफेयर में लड़ने का। पहला एक उज्बेक, बताया कि एक फरगना का जो रीजन है उसके बगल में उज्बेक और उस्मानी वंश है। तो उज्बेक इस जगह पे और यहाँ पे उस्मानी। तो यहाँ से ये उज्बेक और उस्मानी से फरगना में जब रहा था, तो इसने उसी समय सीख लिया था इस मेथड को कि किस तरीके से मिलिट्री टैक्टिक्स, ये नया तरीका से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला इसने तुगलमा नीति और दूसरा रोमी टैक्टिक्स, ये 2 सीखा था, एक उज्बेक से एक उस्मान मेथड था ये। इसमें क्या करता था
कि अपनी सेना को टुकड़ियों में बांट देता था, दायां बायां, और फिर सेंटर में ये खुद चला गया और ये छुपा हुआ रहता था सेना। और जब ये सेना छुपा हुआ रहता था तो इधर से मान लेते कि आ रहा है इब्राहिम लोदी का सेना और यहाँ से ये युद्ध कर रहा है, तो उसे लगता था इब्राहिम लोदी को कि इसका सेना बड़ी छोटा सा टुकड़ी है, कुछ करेगा नहीं। तो जब युद्ध चलने लगा तो फिर ये लोग आपस में दाएं और बाएं से चारों साइड से इसे घेराबंदी कर लेता था। और फिर उस घेराबंदी में फिर वहां से फिर तोप चलाना शुरू हो गया। और जब तोप चलाना शुरू हो गया तो इस जो हाथी वगैरह रहता था, इस तोप से पहली बार देखा हाथी, तो हाथी सब डर गया और सब वापस घूम करके भागने लगा। तभी उसी बीच में कि इब्राहिम लोदी को मार दिया गया, क्योंकि हाथी पहली बार इस तोप को देखा था, गोला बारूद को। और इस तोप खाने का जो हेड होता था, जो हेड था, वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी, ये अफगानिस्तान से ही इसे लेकर के आया था। और ये सेनापति जो था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी, ये तोप बहुत बेहतर ढंग से चलाता था। और रूमी मेथड में क्या होता था कि इसने क्या किया था, जब एलाइड किया था राणा संगा, मेदिनी राय और आलम खान और दौलत खान लोधी से, तो इसने 1200 बुल्लॉक काट बनवाया था, लगभग 1200 बुल्लॉक काट। और इस बुल्लॉक काट में क्या किया कि बीच में छुपा करके तोप को लगा दिया गया। और तोप आज की तरह तोप बड़ा नहीं, उस समय तोप छोटा था। तो जब ये बुल्लॉक काट आगे बढ़ता था, वो तोप जो पीछे से जाता था। और जब पीछे से जाता था तो जितने भी हाथी सेना था या घोड़ा सेना, सभी इस तोप को देख करके डर जाता था। और इस तरीके से यहाँ पे क्या है, बाबर का जीत हुआ। इसका जो प्रमुख सेनापति हुआ मीर बाकी हुआ। मीर बाकी जो है, इसने जब युद्ध किया था बंगाल में, तो जब लौट रहा था तो इसने क्या किया कि बाबर से परमिशन लिया कि एक बाबरी मस्जिद बनाएंगे हम यहाँ अयोध्या में, बाबरी मस्जिद। तो इसने बाबरी मस्जिद बनाने का क्या किया, ऑर्डर दे दिया। तो मीर बाकी ही क्या किया था, बाबरी मस्जिद बनवाया था। किस प्रकार हम लोग देखें कि बाबर जो है तुगलमा नीति और रूमी नीति से इसने क्या किया है, पानीपत का पहला युद्ध जीत हासिल कर लिया। तो अब इन एलाइड ग्रुप को ऐसा लगा कि अब इसने जीत हासिल किया और धन दौलत लूट करके वापस ही अपना फरगना या अफगानिस्तान चला जाएगा। लेकिन बाबर का अब विचार करने लगा, वो डिसाइड किया इन लोगों का अलाइड ग्रुप के साथ, हम चाहते हैं कि भारत में ही रहें, अब भारत से शासन करें। अब इन लोगों को पसंद नहीं आया। और दूसरा युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ाई हुआ कि भारत में रहने के लिए बाबर रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए युद्ध दूसरा जो हुआ, बैटल ऑफ खानवा, अगले साल 1527 में 26 में उसने डिसाइड किया। बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद उसने डिसाइड किया कि हम दिल्ली से ही क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन जो राणा सांगा और राणा सांगा का सपोर्ट में मेदिनी राय, इन तीनों ने मिल करके बाबर के साथ जो है युद्ध किया अगेंस्ट में, कि यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ से लूट करके वापस चले जाना फतेहपुर सिकरी के पास में। और यहाँ पे जीत जो है बाबर को मिलता है, क्योंकि बाबर जो अपनी सेना को संगठित करके वो फरगना से ही चला था, फिर अफगानिस्तान में उतना अपनी सेना को संगठित किया। ये पूरी तरीके से तैयार था बाबर युद्ध करने के लिए। और इस युद्ध में जो है बाबर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके पास एक छोटा सा सेना था लेकिन एक नए तरीके का ये टैक्टिक्स अपनाता था, एक नया तरीका था मिलिट्री टैक्टिक्स, उज्बेक और उस्मानी मेथड। लेकिन ये तभी अपनी सेना को मजबूत और मनोबल बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, जिहाद का नारा दिया। जैसे ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया, इसकी सेना जो है पूरा का पूरा ये लोग पागल हो गया, जिहाद का नारा दिया, सब पगला गया ये लोग। अब इसके बाद ये लोग इस युद्ध में इन लोगों का सेना का मनोबल पूरी तरीके से बढ़ गया और फिर इसका इस युद्ध में जीत जो है बाबर को मिलता है। और यहाँ जो जिहाद का जो नारा है, ये धर्म युद्ध है। अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए बाबर इस युद्ध को लड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे जिहाद का नारा दिया कि नहीं तो फिर यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि फरगना भी छिना गया है, काबुल भी छिना गया, समरकंद भी, तो उसके पास कुछ हाथ में नहीं, अस्तित्व की लड़ाई था। तो बाबर अपना फुल कॉन्फिडेंस और मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। और जो जिहाद जो शुरुआत होता है, मोहम्मद पैगंबर का जो जिहाद था कि अपनी अंदर का ईर्षा, द्वेष, जितनी भी बुराइयां हैं अंदर, उसे मारना है, उसे लड़ना है। जबकि यहाँ जो जिहाद जो है, खलीफा धीरे धीरे इसे चेंज करते गए, गलत इंटरप्रेट करते करते अब जिहाद का मतलब हो गया धर्म युद्ध। जब खानवा का युद्ध में बाबर को जीत मिला तो इसने सबसे पहला काम किया कि इसने एक टाइटल एज्यूम किया गाजी का,
और इसने तमगा टैक्स को एबॉलिश कर दिया। बोला कि अब तमगा टैक्स नहीं लगेगा। तमगा टैक्स एक तरह का कस्टम ड्यूटी होता है, जहाँ पे सीमा पे एक लगाया जाने वाला शुल्क है, कस्टम ड्यूटी। ये मंगोल से जब भी व्यापार होता था भारत का, और क्योंकि ये मंगोल, इसकी जो मम्मी हुई, माँ जो हुई, वो मंगोल से चंगेज खान के 14वें वंशज थी, तो मंगोलों से आता था तो कस्टम ड्यूटी लगता था भारत पर। तो इसने क्या किया, इस ड्यूटी को समाप्त कर दिया। मंगोल और भारत के बीच में जो है व्यापार अब खुला हो सकता है। तो इस टैक्स को पहले इसने बंद किया और इसने टाइटल एज्यूम किया गाजी का। इसके पहला 26 में लड़ा, भारत में आया तो 26 में पानीपत, जिसमें जीत बाबर को। फिर 27 में राणा सांगा के साथ डिसाइड किया कि हम यहीं पे रहना चाहते हैं। राणा सांगा इसे खुश नहीं हुए और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस खानवा का युद्ध में जीत मिला बाबर को। अब राणा सांगा का सपोर्ट करने के लिए पानीपत का फर्स्ट में और खानवा का युद्ध में जो सपोर्ट किए वो मेदिनी राय एक बचे हुए हैं। ये भी एक राजपूत रूलर, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पे बाबर जो है मेदिनी राय को भी हरा देता है और बाबर को जीत मिलता है चंदेरी का युद्ध में 1528, 26, 27, 28। और यहाँ पे आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी जो उसके अंकल हुए आलम खान लोधी, तो यहाँ पे अफगान शासक को सत्ता जो है बाबर छीन लिया। काबुल में भी छीन लिया, समरकंद में भी छीन लिया। तो इसके जो सबसे बड़ा जो दुश्मन हुआ वो अफगान हुआ। तो अफगान को इसे हराने के लिए महमूद लोधी को इसने युद्ध किया बैटल ऑफ घाघरा, जो 1529 में हुआ। बैटल ऑफ घाघरा बिहार के क्षेत्र में, आज लगभग जो घाघरा नदी है छपरा के आसपास में, तो वहाँ पे इसने 1529 में युद्ध किया घाघरा का युद्ध में। और जो सबसे इसका बड़ा शत्रु था अफगानी महमूद लोधी, उसे भी हराता है और बाबर को यहाँ पे जीत मिलता है। और इन 4 युद्ध ये डिसाइड कर दिए कि बाबर जो है अब यहाँ पे मुगल डायनेस्टी का स्थापना किया और मुगल डायनेस्टी को अब यहाँ पे इसने इस्टेब्लिश किया। और बड़े बड़े राजा को इसने क्या किया, उत्तर भारत के बड़े बड़े राजा को हरा दिया। पहला इब्राहिम लोधी को मार दिया गया, फिर राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोधी को इसने हराया। और फिर अगले साल ही 1530 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो ये जीवन भर क्या है, लड़ते रहा। किस तरीके से भारत में 26 में आया, फिर 27 में लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में लड़ा, 30 में आकर के मर गया। ये 4 युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल डायनेस्टी के स्थापना करने में। तो इसे याद रखने का तरीका है, ट्रिक्स है कि पानी पिया, बाबर आया है, पानी पिया पहले, फिर इसके बाद खाना खाया, और जब खाना खा लिया तो फिर इसका चाय पिया लास्ट में, और फिर यहाँ घर बसाया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर बसाया। पानी मीन्स पानीपत का युद्ध, खाना मीन्स खानवा का युद्ध, चाय मीन्स चंदेरी का युद्ध, और घर मीन्स घाघरा का युद्ध। और उसी लड़ाई के बीच में इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा, तुजुके बाबरी, जो टर्की भाषा में है, टर्किश लैंग्वेज में, तुर्क लैंग्वेज में है। तो तुजुके बाबरी जो है ये बाबर ने खुद लिखा है, लेकिन ये टर्की भाषा में। लेकिन इसके बाद में जो पर्शियन लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया गया अब्दुल रहीम खाने के द्वारा। अब्दुल रहीम खाने के द्वारा इसे टर्की भाषा से इसे पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया और इस बुक का नाम चेंज करके बाबर नामा रखा गया। तो तुजू के बाबरी जो बाबर लिखा है, लेकिन जो बाबर नामा है वो अब्दुल रहीम खाना ने लिखा है, लेकिन ये ट्रांसलेट किया हुआ है किस, पर्शियन फारसी भाषा में। और इसने एक और पुस्तक लिखा बाबर, जिसको हम लोग मसनवी बोले। तो मसनवी का भी लेखक कौन है, बाबर खुद है। और इसने एक नया पोइट्री स्टाइल डेवलप किया जो मुबियान शैली बोला गया। एक पोइट्री स्टाइल होता है, पद शैली में लिखा गया, मुबियान शैली में, जो तुर्क लोग इस शैली का इस्तेमाल करते थे। तो मुबियान शैली बाबर के काल तो बहुत बड़ा तो नहीं रहा, मात्र 4 साल का रहा, लेकिन उसी 4 साल में इसने कुछ थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्ट करवाया। सबसे पहले आगरा में आराम बाग बनाया और इस आराम बाग में 4 बाग शैली का डेवलपमेंट हुआ। मतलब बाग का ये बहुत ज़्यादा प्रेमी था, इसने चारों साइड क्या किया, बाग गार्डन डेवलप किया। तो 4 बाग इस शैली जो है, यहाँ इसके संस्थापक कौन है, बाबर है, जो आराम बाग में आगरा में हमें देखने को मिलता है। और इसने पानीपत, संभात में और बाबरी मस्जिद इसने क्या किया, बनवाया। तो आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे डेवलप हुआ। पहला आराम बाग में, फिर इसका 4 बाग शैली डेवलप किया, फिर पानीपत, संभात और बाबरी मस्जिद। और इस काल के
बारे में हमें जानकारी जो है, जो एक ऑथेंटिक सोर्स है, वो तुजुक बाबरी से मिलता है, या फिर पर्शियन भाषा में जो बाबर नामा लिखा है उससे हमें एक ऑथेंटिक सोर्स मिलता है। जानकारी से हमें क्या प्राप्त होता है। और बाबर के समय में ही यहाँ पर इसके फेमस एक पेंटर्स रहता है, बिहजाद। बिहजाद एक फेमस पेंटर है इसके दरबार में, और 1530 में इसका मृत्यु हो जाता है और इसे आगरा में दफना दिया जाता है, आराम बाग में। तो ये आराम कहाँ कर रहा होता है? आराम बाग में। अब बाबर के बाद जब हुमायूं हुमायूं का बेटा जब अकबर, जो अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो अकबर के समकालीन है, अकबर के टाइम का है। तो बाबरनामा जो ट्रांसलेट किया गया पर्सी भाषा में वो अकबर के काल में है। तो उस पुस्तक में लिखा गया था तुझके बाबरी में कि मुझे जीवन में जब जब मेरा जीवन जब अंत हो जाएगा तो मुझे दफनाया जाए काबुल, क्योंकि बाबर का जो सबसे प्रिय जगह था वो काबुल था। तो इसे पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया। अब फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने बताया अकबर को कि बादशाह, कि आपका जो दादाजी है उसे काबुल दफनाना था, ना कि आराम बाग में। तो फिर उसके बाद में उसे शिफ्ट किया गया काबुल टॉम में, इसे दफनाया गया बाबर को। तो आज जो बाबर का जो दफनाया गया है वो कहाँ गया है? काबुल में। अब पहले कहाँ था? ये आराम बाग में। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हुमायूं। बाबर का जो बेटा है हुमायूं, 1530 से 1540, और फिर 15 साल का गैप रहता है, 1555 और 56। तो बीच में 15 साल का क्या गैप है। बाबर का जो बेटा है, 4 बेटा और एक बेटी, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं, ये 4 बेटा, और उसकी एक बेटी गुलबदन बेगम। इन 4 बेटों को आराम से याद रखा जा सकता। कहाँ? ए हुमायूं, ये हो गया कमरान, ह से हो गया हिंदाल, ए से हो गया अस्करी, और ए हुमायूं से हुमायूं। हिंदाल सबसे छोटा और हुमायूं सबसे बड़ा। गुलबदन बेगम उसकी बहन हुई हुमायूं की और बाबर की बेटी। उसने एक पुस्तक लिखा हुमायूं नामा। ये हुमायूं के जीवन का जो स्ट्रगलिंग है उसके बारे में ये पुस्तक लिखा हुआ, किस प्रकार हुमायूं जो है अपने जीवन में संघर्ष करता रहा। हुमायूं सबसे बड़ा भाई था इन पांचों में। तो हुमायूं क्या किया, अपने भाइयों में साम्राज्य को बांट दिया गया। तो साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया गया। कमरान को काबुल और कंधार का रीजन दिया गया, अस्करी को संभल वाला रीजन दिया गया, और हिंदाल को अलवर वाला रीजन दे दिया गया, और हुमायूं खुद दिल्ली का रीजन लिया। लेकिन यह विवाद फिर सक्सेशन के लिए होने लगा। वार ऑफ सक्सेशन हमें देखने को फिर मिलता, भाइयों के बीच में लड़ाई होना चालू हो गया कि इसे ज़्यादा मिल गया, इसे कम मिल गया। एक फेमस हिस्टोरियन है लेनपुल कहा कि साम्राज्य का बांटना उसका सबसे बड़ा भूल था। इसे क्या हुआ कि इसे आपसी कलह शुरू हो गया, और इसी का फायदा उठा करके शेर शाह सूरी ने इस मुगल डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। और बीच में जो यहाँ पे जो है, जो ये 15 साल लगभग गायब है, तो इस बीच में सूर्य डायनेस्टी का स्थापना हो जाता है। मुगल डायनेस्टी यहाँ से सत्ता को उखाड़ फेंकता है। तो इसका कारण बताया है कि साम्राज्य के बांटना ही इसे आंतरिक कलह बना दिया, और यहाँ पे सूर्य डायनेस्टी का स्थापना होता है। ये कहना किसका है? लेनपुल का। हुमायूं का वाइफ का नाम जो है हमीदा बानो बेगम। हुमायूं कई शादी किया था। पहला जो शादी किया था बेगा बेगम से या गाजी बेगम से, और दूसरा जो है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो है, इसी से बेटा होता है अकबर, और अकबर ने अपनी माँ को टाइटल देता है मरियम मक्कानी का, जो एक प्रतिष्ठित एक सम्मान दिया गया मरियम मक्कानी का। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ कि मरियम मक्कानी किसे बोला गया है? तो हमीदा बानो बेगम को। और ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया है? तो अकबर के द्वारा दिया गया। हुमायूं जो है अफीम का शौकीन था और ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता था। इसके पैकेट में हमेशा अफीम रहता था, क्योंकि अफीम हमेशा क्या का शौकीन था। और ज्योतिष, ये 7 दिन अलग अलग ड्रेस पहनता था। तो ये ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता, जबकि बाबर ज्योतिष का जस्ट उल्टा था। वो ज्योतिष पे किसी भी प्रकार का बाबर को भरोसा नहीं था। जैसे शनिवार को काला रंग, रविवार को नारंगी रंग, सोमवार को सफ़ेद रंग। तो इस टाइप से जो है ये, फिर पीला रंग, फिर नीला रंग, इस तरह से जो है ये कपड़ा का इस्तेमाल करता था हुमायूं। हुमायूं जो है अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करना चाहा, क्योंकि बाबर का एक छोटा सा काल में अभी भी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश अच्छे से नहीं हो पाया है। तो इसने जो है सबसे पहला जब बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था बाबर, तो इस बाबर
जब युद्ध में लड़ रहा था तो एक सेना का टुकड़ा जो है इसे इसे भी लीड कर रहा था कौन? हुमायूं। तो बाबर की एक सेना का हिस्सा भी हुमायूं था उस समय, एक छोटे से उम्र में। तो इसने पहला शासक बनने के बाद जो युद्ध किया, कालिंजर का युद्ध 1531 में। तो इसका पहला जो युद्ध हुआ वो कालिंजर का युद्ध हुआ, लेकिन शासक बनने के बाद, बाबर के मृत्यु के बाद जब गद्दी पर बैठा, तो इसका पहला जो युद्ध हुआ कालिंजर। लेकिन इससे पहले ये पानीपत का पहला युद्ध में ये हिस्सा पार्टिसिपेट ले चुका है, क्योंकि एक सेना का हिस्सा जो है उसे लीड कर रहा कौन? हुमायूं। और हुमायूं जो कालिंजर के युद्ध में, हुमायूं और मालवा का जो रूलर है वो प्रताप रुद्र, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और हुमायूं को विक्ट्री मिलता है। फिर इसके बाद बैटल ऑफ दोहरिया, दोहरिया का युद्ध में या दौरा का युद्ध में ये लड़ाई करता है हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में। महमूद लोधी कि बाबर भी जो है महमूद लोधी के सामने जो है घाघरा का युद्ध में लड़ा था, लेकिन ये पूरी तरीके से उसे क्रश नहीं किया था। तो हुमायूं और लोधी के बीच में फिर से यूपी में यहाँ पर युद्ध होता है दोहरिया या दौरा का क्षेत्र में 1532 में, 31-32। फिर इसके बाद गुजरात का एक शासक होता है बहादुर शाह, उसके साथ इसका युद्ध होता है 1535 में। तो अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए किस प्रकार मालवा में, फिर यूपी का क्षेत्र और फिर इसके बाद गुजरात का जो बहादुर शाह उससे युद्ध करता है, और यहाँ पे भी जीत जो है हुमायूं को मिलता है। इसके बाद जो है हुमायूं देखा कि सभी में हमें जीत मिल रहा है, तो वो बंगाल के क्षेत्र में युद्ध करने के लिए एक्सपेडिशन करता है। जब बंगाल से लौट रहा होता है तो यही सबसे बेहतर मौका देखता है शेर शाह सूरी चौसा का युद्ध में। बक्सर के पास एक चौसा नामक जगह है 1539 में, और यहाँ पे हुमायूं और शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी घेरा डाल देता है और हुमायूं को छेक लेता है। हुमायूं अपना जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है और गंगा नदी में कूद जाता है, बक्सर के पास है। तो गंगा नदी में हुमायूं जो है कूद जाता है जान बचाने के लिए, और जब जान बचाने के लिए कूद जाता है तो उसे याद आता है कि मुझे तो तैरने आता ही नहीं है। और ये पूरा सैनिक वेशभूषा में था, तो कोई बादशाह अपने सैनिक वेशभूषा में नदी में कूदा हुआ है। तो इसे बचाने के लिए वहाँ पे एक भिश्ती नामक एक निज़ाम नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो पानी को इकट्ठा करता है घड़ा में और फिर दूसरी जगह पहुँचाता है, उसे हम लोग भिश्ती कहते हैं। तो निज़ाम क्या किया, इस हुमायूं बादशाह को क्या किया, बचाने का कोशिश किया, और उसे बचा करके एक छोर से दूसरे छोर पर ले गया बादशाह को, हुमायूं को। अब हुमायूं जो है ये तो बादशाह है, तो ये बादशाह की तरह ही बात करेगा, बादशाह है तो बादशाह की तरह बात करेगा। तो निज़ाम को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे जीवन बताया, मैं हुमायूं हूँ। तो निज़ाम को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि बादशाह यहाँ नदी में कूद कूद के क्या करेगा। तो निज़ाम भी बोला कि मैं बाबर हूँ। तो जब इसने बताया कि मैं वाकई में दिल्ली का बादशाह हूँ, भारत का बादशाह हूँ, तो इसे जब देखा कि और जितने सैनिक थे अगल बगल में सब फिर इसके सजदा करने लगा हुमायूं के पास में। तो निज़ाम को भरोसा हुआ कि क्या बादशाह है। तो हुमायूं से निज़ाम को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए और कितना धन दौलत चाहिए, तुम मेरी जान बचाया तो मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा। तो निज़ाम बोला कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक दिन का मुझे भी दिल्ली का शासक बना दीजिए। तो एक दिन के लिए दिल्ली का शासक जो है हुमायूं बनाता है निज़ाम को, और हुमायूं इसके नाम पे एक चमड़ा का सिक्का चलवाता है। और एक नायक मूवी है, इस मूवी जो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता है, तो यहीं से जो है वो प्रभावित है उस मूवी में, कि एक दिन का मूवी जो है वो एक दिन का उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो निज़ाम को एक दिन के लिए उसे क्या बनाया जाता है, बादशाह बनाया जाता है, और हुमायूं का जान बचा देता है और एक छोर से दूसरा छोर छोड़ देता है, तो वो वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन शेर शाह सूरी जो है उसे तो ढूंढ रहा होता है कि जब उसे घेरा किया था तो निकला किधर, गंगा नदी में कूद गया, गंगा नदी में पूरा पानी जो उफान में है, लेकिन उसे बचा लिया गया। फिर उसे छेक लिया कहाँ, बिलग्राम के क्षेत्र में, और यहाँ से हुमायूं जो है बिल में चला जाता है, बिलग्राम से बिल में चला गया, या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। यहाँ के बाद हुमायूं जो है बिल में चला जाता है, यहाँ से भाग कर सीधा वो पंजाब चला जाता है। देखता है कि शेर शाह सूरी बहुत ही खतरनाक ये सेनापति है, और भारत से भाग करके सीधा हुमायूं जो है बिलग्राम में पकड़ाता है, लेकिन वहां से फिर से बच कर निकल करके और छुप छपाते हुए वो चला जाता है पंजाब के क्षेत्र में। और अमरकोट के राजा, यहाँ जो हुमायूं है, जब पूरे मुगल डायनेस्टी में जब भी उसको जरूरत पड़ा है तो राजपूत ही उसे हमेशा क्या किए हैं, मदद किए हैं। यहाँ पर भी हुमायूं को मदद जो है एक राजपूत, अमरकोट के राजा जो वीर साल है, वहाँ पे अपनी पत्नी को
हमीदा बानो बेगम को वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ से वह भाग करके ईरान चला जाता है हुमायूं। और ईरान में वहाँ जो शासक है, उस शासक का नाम है शाह तहमस्प। तो शाह तहमस्प के दरबार में जाता है और उसे बताता है। वहाँ फिर इन लोगों ने एक सेना को फिर से एकत्रित करता है और फिर विचार करता है कि हम भारत में क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। और हुमायूं जो है, जिस तरीके से बाबर ने शुरू किया था समरकंद, काबुल और कंधार रीजन से, तो ठीक वैसे ही हुमायूं भी अब जो है शुरुआत वहीं से करता है, काबुल के क्षेत्र से। ईरान के शासक से साथ इसको सेना मिलता है और फिर एकत्रित करता है। ये तब तक हिम्मत नहीं करता है जब तक भारत में शेर शाह सूरी और उसका बेटा इस्लाम शाह रहता है, तो हिम्मत एकदम नहीं करता कि भारत में किसी भी प्रकार का अटैक करे। तो ये इसका वेट कर रहा होता है कि कब मेरा सही समय मिलेगा। तो इसने धीरे धीरे क्या किया, युद्ध किया काबुल पे, काबुल का रीजन में, फिर समरकंद, इन सब क्षेत्रों को उसने क्या किया, एक सेना को लेकर के, ईरान के सेना ताहमास पे सेना को लेकर के इसने क्या किया, उस क्षेत्र में युद्ध किया। लेकिन एक आकस्मिक घटना होता है, शेर शाह सूरी का मृत्यु हो जाता है 1540 से। यहाँ से बाद जो है हुमायूं यहाँ से भाग करके ईरान चला गया और इस बीच में दिल्ली का सल्तनत जो घोषित होता है वो खुद करता कौन, शेर शाह सूरी। और उसका बेटा भी बहुत ही योग्य रहता है, इस्लाम शाह। तो एक 15 साल का एग्जाइल के बाद, 15 साल के बाद जो है 40 से 55, 1555 में जब इन दोनों की मृत्यु होता है, शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह का, इसके बाद जो है इसने जो है युद्ध का प्लान करता है। और यहाँ पे जो युद्ध करता है, पहला भारत में युद्ध करता है, वापस लौटता है तो मच्छीवाड़ा का युद्ध में, लुधियाना के पास में एक मच्छीवाड़ा है, अब मई 1555 में। हुमायूं का एक कमांडर रहता है बैरम खान। बैरम खान और हुमायूं, इन दोनों की संयुक्त सेना, एक तरफ लीड बैरम खान और एक तरफ हुमायूं, फिर और भी इसके साथ सेना का लीड कर रहा है। इसे जो सपोर्ट मिला वो शाह तहमास्प पे मिला। और इसका जो सबसे, मुगलों का जो सबसे बड़ा शत्रु रहता है वो अफगान रहता है, क्योंकि अफगान का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया इब्राहिम लोदी के द्वारा, फिर काबुल पे कब्जा कर लिया गया। तो इन अफगानों ने हमेशा मुगलों को क्या करेगा, विरोध करेगा। तो एक अफगान आर्मी जो है, नसीब खान और तरतार खान, इन दोनों की संयुक्त सेना और हुमायूं से इसका युद्ध होता है और यहाँ पे हुमायूं को विक्ट्री मिलता है। और इस अफगान आर्मी जो नसीब खान और तरतार खान हार जाता है। और इसने अपने पत्नी को कहाँ छोड़ रखा था, राजा वीर साल के यहाँ, और वहीं पर इसका जन्म होता है अकबर का। तो अकबर का जो जन्म होता है एक हिंदू राजपूत परिवार में, वहाँ पे जन्म होता है। और फिर इसके बाद जब इसका जन्म होता है तो इसका जो भाई कमरान हिंदाल, तो कभी हुमायूं क्या करता था, कमरान के पास छोड़ आता था अकबर को, तो कभी हिंदाल के पास, कभी बैरम खान के पास। इस तरीके से हुमायूं जो है इधर उधर अपने बचपन में इधर उधर घूमता रहा हमेशा। एक छोटे से उम्र में अकबर जो है इसी मच्छीवाड़ा का युद्ध में इसने भी युद्ध लड़ा। अब बोला पापा हम भी लड़ेंगे। इसके बाद हुमायूं का सेना जो है चंडीगढ़ की ओर मूव किया और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध ये जस्ट अगले महीने जून 1555 में। और यहाँ पे जो लीड, जो हुमायूं का जो सबसे बड़ा जो सेनापति हुआ, मेजर जो कमांडर हुआ, वो बैरम खान हुआ। अब बैरम खान एक बहुत ही योग्य सेनापति था। तो बैरम खान और अफगान आर्मी, सिकंदर शाह सूरी, अभी भी जो अफगान है वो लोग बचा हुआ, सिकंदर शाह सूरी। और क्योंकि शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह का मृत्यु हो गया तो उसका जो सेनापति लोग है वो बचा हुआ। तो सिकंदर शाह सूरी के साथ इसका युद्ध होता है और यहाँ पे विक्ट्री मिलता है हुमायूं को। तो अब धीरे धीरे अफगान भी धीरे धीरे क्या हो गए, साफ हो गए। और अकबर का उम्र बहुत छोटा है, मात्र 12-13 साल है। तो बैरम खान जो है अकबर का संरक्षक बनता है। बैरम खान, वो उसी से युद्ध कला जो है अकबर सीखता है बैरम खान से। अब 1555 में हुमायूं जब लौटता है, ईरान से भारत में अटैक करता है, लौट रहा होता है, तो वहाँ से 2 पेंटर ले आता है जो ईरान के दरबार में रहता है। एक फेमस ईरानियन पेंटर्स ले आता है, अब्दुल सम्मद, अमीर सैयद अली। तो ये 2 फेमस पेंटर है, अब्दुल सम्मद, अमीर सैयद अली। ये किसके दरबार में रहता है, तो हुमायूं के दरबार में रहता है। और हुमायूं के काल में कुछ वास्तुकला का डेवलपमेंट होता है। इसने सबसे पहले एक नगर बसाता है, दीन पनाह नगर। और इस दीन पनाह नगर में ही एक लाइब्रेरी खुलवाता है जिसका नाम है दीन पनाह लाइब्रेरी या शेर मंडल। ये दोनों हमें क्या करना, याद रखना है। तो उस लाइब्रेरी का नाम है शेर मंडल या फिर दीन पनाह लाइब्रेरी।
फिर इसके बाद 1565 और 72 में आगे चल करके एक दिल्ली में एक टॉम्ब बनाया गया हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये उसके वाइफ, जो पहली जो वाइफ होती है, फर्स्ट वाइफ हुमायूं का, हाजी बेगम या बेगा बेगम के द्वारा ये बनवाया जाता है, हुमायूं टॉम्ब्स। तो किस प्रकार हुमायूं जो है 1555 में भारत में फिर से अटैक करता है और मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध जीतता है और यहाँ पे अफगान आर्मी को समाप्त करता है। अब जस्ट अगले साल ही इसकी मृत्यु हो जाता है 1556 में। जो शेरे मंडल जो ये लाइब्रेरी बनाता है, तो उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके, और सीढ़ियों से जब गिर जाता है तो इसकी मृत्यु हो जाता है इन सीढ़ियों से गिर करके। दीन पनाह जो लाइब्रेरी है उन्हीं सीढ़ियों से गिरा था। होता यह है कि इसने जब सीढ़ी पे लाइब्रेरी जब पढ़ने जाता है तो इसने सीढ़ी पे चढ़ा हुआ होता है और उसी समय जो है अजान चालू हो जाता है। और जब अजान चालू होता है तो ये सोचता है कि यहीं पर हम क्या करें, अपना प्रेयर कर लें। तो इसने सजदा करने का कोशिश करता है और ये अपने बादशाह है तो बादशाह का वेशभूषा में है, एक लंबा ड्रेस रहता है जिसे आज शेख लोग का रहता है। तो एक लंबा ड्रेस होने की वजह से इसका पैर उस कपड़े में उलझ जाता है और फिर सीढ़ी से ढलमनाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है। दुतल्ला मंजिल से क्या करता है, सीढ़ी से गिर जाता है और उसके में चोट लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाता है दीन पनाह लाइब्रेरी से गिरकर। और एक इतिहासकार ने लिखा है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जो है पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा, किस तरीके से इसने युद्ध किया और फिर इसे शेर शाह सूरी ने खदेड़ता रहा, मतलब स्ट्रगल होता रहा। तो पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा और उसके अंत में जीवन लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु हो गई। तो ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा, मृत्यु भी लड़खड़ाते हुआ सीढ़ियों से गिरकर। तो दोस्तों यही दीन पनाह लाइब्रेरी है, शेरे मंडल। यह लाइब्रेरी है, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ। इस पे चढ़ने के लिए इसके अंदर में सीढ़ी दिया हुआ, ये सेकेंड फ्लोर तक है, 2 मंजिला है, दिख रहा होगा। तो इससे जब सीढ़ी से यहाँ पे सीढ़ी है इसके अंदर में, तो इस सीढ़ी से उतरेगा लोग नीचे तो यहीं पर क्या है, इसका पैर फंस करके गिर जाता है और सीधा वो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है और इसकी मृत्यु हो जाता है दीन पनाह लाइब्रेरी में। हुमायूं की जो पहली पत्नी हुई हाजी बेगम या बेगा बेगम के द्वारा बनाया गया हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है यहाँ पे फिर शिफ्ट कर, यहाँ पे दफनाया गया हुमायूं को बाद में। और यहाँ पे जितने भी मुगल डायनेस्टी है, जितने भी इसके वंशज है, ज़्यादातर सारे के सारे जो दफनाए गए हैं वो हुमायूं के मकबरा पे ही। और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ और ये ताजमहल से ये पहले बनाया गया। ताजमहल इसी से प्रभावित होकर के आगे चलकर ताजमहल बनाया गया। तो ये ताजमहल का थोड़ा कॉपी भी है। तो ताजमहल जो बनाया गया इसी का कॉपी किया गया है। ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और वहाँ वो जो है मार्बल, वाइट मार्बल से बना हुआ। किस प्रकार यहाँ पर हमें मेहराब देखने को मिल रहा है और फिर जाली वर्क किया जाता था, जालीदार खिड़की यहाँ पे बनाया जाता था, जाली जाली जैसा। तो जाली का काम हमें देखने को मिलता है और ये डोम लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जबकि लोधियों का जो था वो पॉइंटेड था। तो दोस्तों ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। किस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बाबर ने नींव रखा और हुमायूं ने संघर्ष किया, लेकिन असली मजबूती साम्राज्य को आगे किसने दी, यह जानेंगे अगले शासक में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।